हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। बेटे, जैसे कि आपको पता है कि हम वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो आप पहले देख लेना। पहले का जो भी टॉपिक हो चुका है उसमें हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया है सेकंड वीडियो में, और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन का वर्गीकरण। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि व्यंजन का वर्गीकरण बेटे आगे 2 भेद हैं। पहला भेद तो है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। इसके 2 भेदों में जो प्रयत्न के आधार पर है उसको भी आगे बेटे 2 भागों में बांट दिया। अभ्यंतर, अभि प्लस अंतर जो अंदरूनी बोल दिया जाता है, और दूसरा आ जाता है बेटे बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अब आपको सामने दिख रहा है कि कैसे व्यंजन लिखे हुए हैं पहले, फिर हमने अंतस्थ व्यंजन लिख दिए हैं, और फिर ऊष्म व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। अब सबसे पहले आ जाते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हम स्वरों का जब वर्गीकरण करेंगे तो आपको एक चार्ट बना लेना है, जो मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ। आप उसको एक कॉपी पे अच्छे से ड्रॉ कर लेना और उसके बाद हम उसको फिल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रखे हो बेटे स्क्रीन में, फर्स्ट वाला कॉलम आएगा क्रम संख्या, जिसमें हम 1 1 2 3 लिखेंगे। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर नाम कौन कौन से आएंगे, फिर हम इसमें स्वर लिखेंगे, इसमें व्यंजन आ जाएंगे और इसमें अंत व्यंजन आ जाएंगे, ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे और अयोगवा आ जाएंगे। कौन कौन से, ये सारा क्या है हमारा वर्गीकरण हो जाएगा उच्चारण स्थान के आधार पर। हाँ जी बच्चे, ये है जो आप देख रहे हो। ठीक है, आपके सामने है बेटे। इसमें सबसे पहले क्रम संख्या हम लिखेंगे 1। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे पहले आ जाता है हमारा कंठ। क्या आ जाता है? कंठ आ जाता है हमारा, पता है। उसके बाद हमारा तालव्य जब उच्चारण करते हैं फिर कंठ आ जाता है जो गले में है, और उससे ऊपर जाएंगे तो तालव्य आ गया। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर मूर्धन्य, मूर्धा आ गई हमारी, फिर दंत आ गए हमारे, फिर ओष्ठ आ गए। तो ये क्या है, उच्चारण स्थान पर व्यंजन के कितने भेद हैं? 5। मुख्य रूप से तो बेटे 5 ही हैं, फिर आगे इन दोनों को जोड़ जोड़ के ही आगे के भेद बनाए गए हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। अब स्वर कौन से हैं कंठ्य में? तो हम यहाँ से जो पहले 2 हैं वो ले लेते हैं। कौन से? छोटा अ और बड़ा आ। और व्यंजन कौन से ले लेंगे हम? कौन सा ले लिया? क वर्ग, हमारा क वर्ग। यहाँ पे सारा लिख लो, क, ख, ग और आ। ठीक है, आगे अंतस्थ व्यंजन कोई भी नहीं है। ऊष्म में बेटे ऊष्म होते हैं जो वर्ण हमारे गर्म हवा छोड़ते हैं, तो ऊष्म में से ह है जो अकेला ह ही कंठ्य है। ठीक है, अयोगवा में से हम जो विसर्ग है वो ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम विसर्ग। फिर आगे आ जाता है नंबर 2 पे मैंने आपको बताया कि कौन सा आ गया? तालव्य। तालव्य में अब हमने स्वर पहले 2 लिए, आगे में हम आगे वाले 2 ले लेते हैं। कौन कौन से? ई और ई। और हमें पता है कि तालव्य में कौन सा हमारा आता है? च वर्ग। च, छ,
ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में हमारा और ऊष्म में क्या करेंगे, हम इन दोनों का, ये दोनों का पहला पहला ले लेंगे। ठीक है। अंतस्थ में से पहला य और ऊष्म में से पहला श। फिर आगे हमारा तीसरा नंबर आ जाता है मूर्धन्य या मूर्धा। इसमें हमारे बेटे अब हमने आगे का नहीं लेने हैं, आगे छोड़ देने। हमारा जो री है वो क्या है, मूर्धन्य स्वर है। ठीक है। और आगे ट ठ ड वाली लाइन, ट वर्ग वाली लाइन सारी हम यहाँ पे लिख लेंगे। और अब आगे के दो हमारे मूर्धन्य वर्ण आ जाएंगे, र और श। ठीक है। ये हमारा खाली। आगे हमारा आ जाता है 4 नंबर। मूर्धन्य के बाद हमने क्या बोला था, क्या आएगा, दंत्य। दंत्य में अब बेटे स्वर में कौन सा आ जाएगा, स्वर में कोई भी नहीं है, पर एक संस्कृत का ल है, ये री, ये भी एक क्या है, दंत्य में आ जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे ये हमारा हिंदी का नहीं है। और उसके बाद हमारा त वर्ग वाली सारी लाइन आ जाएगी इसमें, त थ ध ध न। ठीक है। और आगे के जो दो हैं एक एक उठा के यहाँ लिख दो बस, अंतस्थ ल और स। यहाँ पे कुछ नहीं। आगे आ जाता है हमारा 5 नंबर, 5th नंबर, ओष्ठ्य। ओष्ठ्य में कौन से आ जाते हैं बेटे, हमें पता है कि कौन से स्वर ओष्ठ में थे, आपने किए हैं याद। तो ऊ और बड़ा ऊ है जो हमारा ओष्ठ्य है। और प फ वाली सारी लाइन यहाँ पे लिख दो, प फ ब भ और म। ठीक है। और अब यहाँ पे कुछ भी नहीं। आगे हम बेटे बनाएंगे, मुख्य रूप से तो इसके 5 ही, आगे इसके उपभेद बना दिए गए। दंत और ओष्ठ को मिला देंगे हम, क्या बन जाएगा, दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य में बेटे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कौन सा आएगा, अंतस्थ व्यंजन है जो हमारा वो ही इसमें, अकेला वो ही इसमें आएगा। फिर आगे आ जाते हैं नासकीय व्यंजन। कौन से आ जाते हैं, नासकीय। नासकीय पता ही है आपको कौन से हैं, जिनका उच्चारण नाक से होता है। कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, ये पांचों के पांचों क्या हैं, हमारे नासकीय व्यंजन हैं। ओके। और यहाँ पे हमारे आ जाएंगे अनुस्वर और चंद्र बिंदु योग वचन। ये हमारे भी क्या है, नासकीय हैं, जिनका उच्चारण नाक में से होता है। आगे आ जाता है, आगे हमारा आ जाता है आगे हमारा आ जाता है, ये दोनों को जोड़ देंगे, कंठ तालव्य। अब इसमें कौन कौन से स्वर है, अ वाले और ई। आपको पता है जब अ और ई में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ए और आई। तो ये हमारे क्या है, कंठ तालव्य हैं। आगे हमारे कौन से थे, कंठ और ओष्ठ्य। क्यों मिलाना इनको, ये कंठ और ओष्ठ्य मिला दो। अ और ऊ में जब मिलता है तो क्या कौन सा स्वर बन जाता है, वो आ जाएगा कंठ ओष्ठ्य। ओ और बड़ा, और ये बाकी के सारे
खाली रहेंगे। आगे हमारा बेटे 10 नंबर आया वत, इसको बोलते हैं वत्सर्य, वत्सर्य। इसको मसूड़ा भी बोल देते हैं, जिसका उच्चारण मसूड़े में, मसूड़ा भी कह देते हैं इसको मसूड़ा। और इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें ये आपने याद ही रखना है, इसमें वो इसको बोल देते हैं नस और लज, नस लज। तो ये हमारे क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण है। सबसे पहले हमने कंठ्य किया, फिर तालव्य, मूर्धन्य, फिर दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, नासिकीय, कंठतालव्य, कंठोष्ठ्य और वत्सर्य, मसूड़ा जिसको बोल देते हैं। ये सारे शब्द हैं जो वर्ण है जो इस इन उच्चारण स्थान के आधार पर इस तरह वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। हाँ जी बेटा, अब हमने क्या, आपने देखा कि हमने उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया। अब आगे आपका दूसरा भेद पता है कि कौन सा था, प्रयत्न के आधार पर। कौन था प्रयत्न के आधार पर। तो इसका पहला तो था अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदरूनी, अभि प्लस अंतर मतलब अंदरूनी, और बाह्य, बाह्य प्रयत्न। इसके आधार पे अब कैसे इनको हम वर्गीकरण कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है व्यंतर, प्रयत्न के आधार पे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेटे जो हमारे जो हैं 5 लाइनें, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग जो हमारे हैं बेटे, ये इनको हम बोलते हैं स्पर्श, क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। इनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। कितने हुए गिनती में ये 25। क्यों, क्योंकि इनके 5 और हर लाइन में ये 5 ही हैं, तो ये पूरे हुए 25। इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब ये आपने ध्यान से याद रखना है, क्योंकि इस पे भी एग्जामिनर क्या है प्रश्न बना के पूछ लेता है। तो कितने हुए 25। फिर आगे आ जाते हैं स्पर्शी व्यंजन। अब ध्यान देना, ये तो थे स्पर्श व्यंजन और ये हैं आगे स्पर्शी व्यंजन। इसमें से आपने क्या करना है, ये 5 लाइनें हैं जो, ये 5 लाइनें हैं, उसमें आपने क वाली लाइन लेनी है, ट वर्ग की, त वर्ग की और प वर्ग की, ये लाइन लेनी है, और च वर्ग को छोड़ देना है। मतलब आपकी कौन सी, क वर्ग की लाइन हुई, ट वर्ग की, त वर्ग की और प वर्ग की, ये लाइनें हुई, पर आपने च वर्ग को छोड़ देना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, च वर्ग की लाइन को छोड़ देना। इसको हम रेज कर लेते हैं, रेज करने के बाद ये हमें सारे दिखेंगे। ठीक है, इसमें से हमने क वर्ग लेना है, स्पर्शीय संघर्ष में क वर्ग लेना है, ट वर्ग लेना है, त वर्ग लेना है और प वर्ग लेना है, परंतु च वर्ग नहीं लेना है। तो ये हमारे स्पर्शी व्यंजन जो होंगे ये 4 वर्ग के वर्ण होंगे। और स्पर्श व्यंजन हमारे पूरी की पूरी 5 लाइनें, और जिनमें से 5-5 वर्ण हैं वो पूरे मतलब 25 वर्ण होंगे। आगे आ जाते हैं स्पर्श संघर्षी। अब स्पर्श संघर्षी में कौन सा हमने छोड़ा, कौन सा है, च वर्ग। कौन सा छोड़ दिया हमने, च वर्ग। अब च वर्ग ऐसे समझ लो कि च वर्ग मतलब चाचा जी की फैमिली। अब चाचा जी, ये फैमिली हो गए ना, क वर्ग फैमिली, च वर्ग फैमिली, ट वर्ग फैमिली। अब चाचा जी की फैमिली को हमने अकेला ही छोड़ दिया, तो इसलिए च वर्ग जो है वो संघर्ष करेगा। किनसे करेगा, स्पर्श व्यंजनों से संघर्ष करेगा कि मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। इसलिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन में हमारा आ जाएगा च वर्ण। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, च वर्ग।
आगे आ जाते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी, अब एक जैसे जो लोग होते हैं उनमें ही संघर्ष होता है, इसलिए संघर्षी व्यंजन होंगे तीनों हमारे स, श, षटकोण वाला और स ये वाला। तो तीनों ये हमारे क्या हैं, संघर्षी व्यंजन है। अब इसमें बचा ह, तो ह को भी हम इसी में ही काउंट करेंगे। ठीक है, इन आपने ये याद रखना है, लिख लो बेटे आप कि संघर्षी व्यंजन जो ये हैं इनको हम सकार व्यंजन भी बोल देते हैं। पर किनको, तीनों को, स ही हैं, इसलिए हम इन तीनों को क्या बोल देते हैं, सकार व्यंजन। लिखो आप, सकार व्यंजन। ठीक है, तो ये है। आगे आ जाता हमारा संघर्षहीन व्यंजन। कौन सा, संघर्षहीन व्यंजन। अब संघर्षहीन व्यंजन कौन से हैं, संघर्षहीन व्यंजन होंगे य और व। र ल बीच में से छोड़ देना है, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है उसमें से य ले लेना है और व ले लेना है। तो ये हमारे क्या है, संघर्षहीन व्यंजन हो। नासकीय व्यंजन कौन से होंगे, हर वर्ग का पंचम वर्ण। कौन सा, हर वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा हमारा, नासकीय होगा। आगे आ जाता है परकंपित व लुंठित। अब इसको परकंपित भी बोल दिया जाता है और लुंठित भी बोल दिया। अब हमने य व ले लिया, इसमें से एक और लेंगे हम र। तो र हमारा क्या है, परकंपित है, इसमें कंपन पैदा होता है जब र का उच्चारण करते हैं। र र र बोल के देखो, जो आपकी जीवा है वो कंपन पैदा करती है, इसलिए र परिकंपित और लुंठित वर्ण है। फिर आगे आ जाता है पार्श्विक। पार्श्विक क्या होता है, जिस वर्ण का उच्चारण करने में जो हवा होती है वो क्या है, बगल में से निकल जाती है। कहाँ से, बगल में से। ल का उच्चारण करो, जो आपकी जीवा है वो ऊपर लग जाती है मुर्दा के, और फिर क्या है, दोनों साइड से, दोनों ही राइट और लेफ्ट दोनों साइड से, दाएं और बाएं आपकी क्या है, हवा क्रॉस होती है। ल ये क्या है, हमारा पार्श्विक वर्ण है। फिर आ जाता है बेटे उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या है, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त में क्या होता है, उत्क्षिप्त वर्ण वो होते हैं जो हमारे किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं ट वर्ग वाली लाइन में, जो हमारे ड और ढ ढक्कन और ड डमरू वाला जिसको बोल देते हैं, पर इनके नीचे क्या है, बिंदु लगा होता है। ये हमारे होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको बेटे आप नोट करोगे, इनको हम ताड़न जात व्यंजन भी बोल देते हैं। कौन से, ताड़न जात व्यंजन भी बोलते हैं, और इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कह देते हैं। अब ये कौन से व्यंजन होते हैं, कैसे इनकी पहचान करें। जब हम कभी लिखते हैं, जो बेटे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये या तो किसी शब्द के मध्य में आएंगे या किसी शब्द के अंत में आएंगे, तो आपको पता होगा कि तब ये उत्क्षिप्त व्यंजन ही प्रयोग होगा। जैसे हमने लिखा ढक्कन, क्या लिख दिया, ढक्कन, तो ये क्या है, शुरुआत में यूज हुआ, तो इसमें क्या है, सिंपल ये ट वर्ग वाला है। पर उत्क्षिप्त कब होगा, अगर हम इसको लिखें बाढ़, तो ये हमारा क्या बन गया, अंत में। अगर किसी में मध्य में भी ये प्रयोग हो रहा है तो भी इसके साथ बिंदी ही आएगी, नुक्ता बिंदी लगी होती है इसके पैर में। अब जैसे है धाकड़, ये भी अंत में आ गया तो बिंदी वाला है। अगर हम लिख दें डमरू,
डमरू लिख दें, जोड़ लिख दें। तो ये आप अंतर अच्छे से समझ गए होंगे कि इनका प्रयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, अब एक और बेटे नोट करो, हमने किया था ह, हमने ह का हमने जब वर्गीकरण किया तो ह को हमने कहाँ पे रखा था, ये जब हमने ह को हमने बेटे रखा था कंठ्या में। कहाँ रखा था, कंठा में। कंठे में रखा ह को, तो ह को बेटे स्वर तंत्री, ये नोट कर लेना आप, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। स्वर तंत्री वर्ण भी ह को ही कहते हैं। और कांकल्य वर्ण, ह को कंठे में रखा गया था, इसको स्वर तंत्री और काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण भी इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि ये कंठ्य वर्ग में आता है। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो हमने किए थे संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन हमने कौन से किए थे, ये वाले। संघर्षहीन व्यंजन में हमने किया य और वो, य और वो, इनको हम अर्धस्वर, कौन से, अर्धस्वर भी कहते हैं। ये भी आपने नोट करना है। ठीक है, अर्धस्वर भी हम कहते हैं, ये यहाँ पे वो अर्धस्वर भी कहते हैं, ये आपने अच्छे से नोट कर लेना है। अब हमने प्रयत्न के आधार पे, अभी अंतर प्रयत्न के आधार पे तो हमने कर लिया, और अब करना है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर बेटे भी आगे इसके कई भेद बनाए गए हैं। सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास नाद या कंपन के आधार। नाद का अर्थ होता है आवाज़, क्या होता है, आवाज़। आवाज़ या कंपन के आधार पर इसके कितने भेद किए गए हैं, दो। पहला सघोष और दूसरा अघोष। घोष का अर्थ क्या होता है, घोष का अर्थ होता है झंकार। घोष का अर्थ क्या होता है, झंकार पैदा होना। अब सघोष, जो वर्ण का उच्चारण करते झंकार पैदा होती है उसको हम सघोष या घोष कह देते हैं, और जिसमें झंकार पैदा अघोष उसको बोल देते हैं। आप सबसे पहले करोगे, सबसे पहले हम करते हैं अघोष। अघोष, अघोष करते हैं। अघोष के लिए आपको बेटे एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी जो आप लिखोगे। ट्रिक है ट्रिक कौन सी है, 1 2 1 2 और 3 साधु अघोरी हैं। क्या है, अघोरी हैं। 1 2 3, 1 2 और 3 साधु अघोरी हैं। अघोरी का मतलब अघोष। अब कौन कौन से, हर वर्ग का पहला और दूसरा, और 3 साधु मतलब तीनों स क्या है, अघोष है। अब हर वर्ग का पहला, अब कितने हैं आप देख लो, हमारे कितने हैं, 5 वर्ग हैं। पांचों वर्ग में से पहला और दूसरा और तीनों स, तो ये हमारे क्या हो गए, अघोष हो गए। ठीक है, समझ में आया। 1 2 और 3 साधु अघोरी हैं। पहला दूसरा वर्ण और 3 सघोष मतलब घोष, जिनका उच्चारण झंकार के साथ होता है। अब इसके लिए भी हम एक ट्रिक अपनाएंगे। वो ट्रिक कौन सी है, नोट करो। 3 4 5 यारों में लव
होता है कभी, होता है कभी। क्या आ गया? 3-4 यारों में लव होता है कभी। तो ये हमारी क्या है? सघोष की ट्रिक होगी। अब हमने पहला और दूसरा तो अघोष में किया था, अब सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। और अब यहाँ से ही हम पकड़ेंगे य भी, र भी, ल और व। देखा, सारे हो गए, य र ल व भी हो गया, 3 4 और 5 भी हो गया। और इसमें आगे ऐड करोगे आप, आगे ऐड करोगे इसमें सभी स्वर, सभी स्वर। अब स से ही स्वर और स से ही सघोष, तो सभी स्वर भी क्या है? सघोष होते हैं। तो ये हमारा था नाद या कंपन के आधार पर वर्गीकरण, जिसको सघोष और अघोष में दो भेद किए गए थे। तो हमने इसको समझा। फिर आगे आ जाते हैं, आगे का हम देख। अब बेटे दूसरा भेद आ जाता है श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर। जब हम सांस लेते हैं, कितनी शक्ति से जो हवा है, जो वायु है, वो कितनी शक्ति से बाहर निकलती है। अल्प का अर्थ होता है, अल्प का अर्थ क्या होता है? अल्प का अर्थ होता है कम और महा का अर्थ होता है ज़्यादा। अब जिन वर्णों का उच्चारण करने में शक्ति ज़्यादा लगती है वो महाप्राण, और जिनमें शक्ति कम लिखती है उसको हम बोलेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण में अब देखना है आपने, ये अगर हम लिखें क को लिखें हम क, और ख को लिखें ख, फिर ग जी, घ घर वाला, और इसको हम पंचम वर्ण को हम कुछ भी लिख लो, जो भी हम, ठीक है। तो हमने देखा क, ख, ग, घ। तो जिनमें ज़्यादा समय किस में लग रहा है और कम समय हम देख रहे हैं कि पहले वर्ण का उच्चारण में, तीसरे के और पांचवें वर्ण के उच्चारण में क्या है? कम समय लग रहा है, कम शक्ति लग रही है। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होगा वो क्या होगा? अल्प प्राण होगा। और सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन भी क्या हैं? अल्प प्राण ही होंगे। य, र, ल और व। और इसमें आप ऐड करोगे बेटे सभी स्वर भी क्या है? अब स्वर तो होते ही छोटे हैं, तो इनको भी हम क्या करेंगे? अल्प प्राण ही मानेंगे, ठीक है। तो इनको भी हम क्या लिखेंगे? अल्प प्राण। पहला, तीसरा और पांचवा और सभी के सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन क्या है? अल्प प्राण माने जाएंगे। अब बचे कौन से? महाप्राण, दूसरे वाला और चौथे वाला। तो महाप्राण में लिखेंगे दूसरा और चौथा, और उषम व्यंजन, सारे उषम व्यंजन कौन कौन से? श, श, स और ह। तो ये हमारे सारे क्या हैं? महाप्राण हैं। अब सभी हमने ये देख लिया। अब स्वर क्या है? अल्प प्राण होंगे, और क्या थे? सघोष भी थे। आगे बेटे, इसमें से बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि ये प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दी जाती हैं, पूछा जाता है कि इनमें से द्वित्वम व्यंजन को छाटें या फिर इनमें से द्वित्व व्यंजन कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि द्वित्वम व्यंजन को युग्मक ध्वनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मक ध्वनि।
अब द्वित्व व्यंजन बेटे कौन से होते हैं? जिसमें किसी शब्द में स्वर रहित और स्वर सहित सेम, डिफरेंट नहीं, स्वर रहित भी हो शब्द और स्वर सहित भी हो, एक जैसे वर्ण आए तो वहाँ पे द्वित्व व्यंजन होता है, जिसको हम युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटे, जैसे पक्का। अब इसमें बेटे देखो स्वर रहित व्यंजन है और स्वर सहित भी है, तो दोनों है क्या? सेम, सेम है, ये ध्यान रखना है, एक जैसे हैं, तो ये हमारे द्वित्व व्यंजन है। और उदाहरण देखो, बच्चा, हल्ला, गुल्ला, ये सारे इसमें स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन, किसी शब्द में स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन एक जैसे व्यंजन आए तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? द्वित्व व्यंजन होगा। अब आगे आता है बेटे व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ क्या होता है? जिसमें स्वर रहित और स्वर सहित डिफरेंट व्यंजन आए, स्वर रहित और स्वर सहित। जैसे हम देखेंगे पुशअप, इसमें ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, पर है क्या दोनों? अलग अलग। शिष्य, स्वर रहित स्वर सहित है अलग अलग। आगे देखो, कल्पना, स्वर रहित और स्वर सहित है, तो ये अलग अलग है, तो ये हमारा क्या है? व्यंजन गुच्छ में आएगा। अब इसी के आधार पे ही बेटे अलग अलग तरह से एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है कि कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। आपको पता है कि अगर हिंदी के स्वर पूछे गए तो 11 हैं, व्यंजन मूल व्यंजन पूछे गए तो हमारे 33 हैं, अगर कुल वर्ण पूछे जाएं हिंदी में तो हमारे कितने हैं? 52 हैं। तो ऐसे हमने ये सारे प्रश्न उत्तर जो हैं हमने पहले वाली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आज आपका बेटे वर्णमाला का जो टॉपिक होता है वो पूरा हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से इसको ध्यान से समझेंगे और इसकी दोहराई करेंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको समस्या आ रही है, अगर आप किसी प्रश्न के बारे में, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं या मैं उस टॉपिक पे आपके लिए और वीडियो बना के लाऊं, तो वो सब आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।